नमस्कार। मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी पर। और आज मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास। बाबा जी पिछले 9 सालों में पहली बार उत्तर प्रदेश के योगी यानी कि बाबा योगी आदित्यनाथ सीएम पहली बार जापान और सिंगापुर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अपने आप में बहुत अहम है और बहुत अलग अलग राज्यों से भी बीमारू प्रदेश से निकाल कर अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने बना। हम उनका आर्थिक पहलू पहलू पर कभी बात नहीं करते, तमाम पहलू बात करते, लेकिन आर्थिक पहलू किस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर योगी आदित्यनाथ के का स्केचिंग कर रहा है। और खास तौर से योगी आदित्यनाथ, आप सोचिए, 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट अभी हाल ही दिनों में पेश हुआ है। और अब वो दोनों अलग अलग देश जा रहे हैं, जापान और सिंगापुर। आर्थिक चीजों को समझा जाए जरा, और ये भी समझा जाए क्या योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय फलक पर पदार्पण हो रहा है? क्या दिल्ली अब उनके लिए दूर नहीं है? जरा इसको समझा जाए। बाबा जी, सबसे पहले आर्थिक पहलू पर आप बात करें। आप बताएं कि आर्थिक पहलू किस तरीके से महत्वपूर्ण है जब बाबा जापान और सिंगापुर जा रहे हैं। जी। आपको याद होगा, आप 2012 का मोदी जी का 2012 से 14 का मोदी जी का कार्यकाल याद कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पे 2010 में, जबकि मोदी जी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बने हुए लगभग 8 साल हुए थे, याद है ना? तो राष्ट्रीय स्तर पे उनके आने की, दिल्ली आने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। उन चर्चाओं ने तेजी पकड़ी थी 2012 में। 2012 में वो गुजरात का चुनाव जीते, उनके 10 साल पूरे हुए थे। 2 साल गुजरात का सीएम रहते हुए, आपको याद होगा, पूरे देश में चुनावी दौरा करते थे। सुबह चलते थे, सारी फाइलें निपटा के सुबह 9 बजे जहाज में बैठते थे, आसाम जाके 4 मीटिंग करते थे और शाम को आके फिर अहमदाबाद पहुंच के फाइलें साइन करते थे। याद है वो दौर आपको? मुझे कुछ कुछ वही दौर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 साल में पहली बार योगी जी एक अंतरराष्ट्रीय दौरे पे जा रहे हैं। 4 दिवसीय दौरा है सिंगापुर और जापान का। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के आसपास 2 विशाल भूखंड अलॉट किए गए हैं। एक वहां जापान सिटी बताई जा रही है, एक सिंगापुर हाईटेक सिटी। जापान हाईटेक सिटी, सिंगापुर हाईटेक सिटी। और इसमें स्पेशली जापान और सिंगापुर की बड़ी बड़ी कंपनीज को प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, जमीन अलॉट की जा रही कि आप आइए और अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स और डाटा सेंटर्स बनाइए। आपको पता है, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दिल्ली रेवाड़ी जो रोड ट्रेन रूट है, वहां पे एक स्टेशन पड़ता है बीजवासन। बीजवासन को बहुत भव्य तरीके से एक नया टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है, बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। जो कि बीजवासन पहले 3 ट्रैक का एक छोटा सा गांव का स्टेशन हुआ करता था, जहां कोई गाड़ी रुकती नहीं थी। अब उसको बहुत बड़ा टर्मिनल बनाया जा रहा है, क्योंकि वो आईजी एयरपोर्ट के बगल में। उसी तरह जेवर एयरपोर्ट के बगल में से 2 लाइनें निकलती हैं, आपको पता है? एक लाइन मुंबई वाली, एक लाइन हावड़ा वाली। थोड़ी थोड़ी 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों को के जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं, उनको भी ऐसे बीजवासन की तरह बड़े टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, जहां पे सारी राजधानियां तक रुकेगी। जेवर एयरपोर्ट को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और उसके बगल में सिंगापुर सिटी और जापान सिटी डेवलप की जा रही है।
और अभी ऐसे आने वाले समय में ऐसे कम से कम 10-20 और कंट्रीज के इसी तरह इंडस्ट्रियल हब्स नोएडा में प्लान किए जा रहे हैं। और यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प है योगी जी का। और जैसे मेड इन इंडिया जो नारा था, मेड इन इंडिया के बाद मेक इन यूपी, मेक इन इंडिया, मेक इन यूपी, जिसमें बहुत बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब, बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल हब, डिफेंस इंडस्ट्री का हब, उसके बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज लेके आ रहे हैं योगी जी। अब तक योगी जी को सिर्फ बुलडोजर जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर या रिलीजियस इकोनॉमी बिल्ड करने का उनका अब तक प्रोजेक्शन था। भाई अयोध्या में उन्होंने जो रिलीजियस इकोनॉमी बिल्ड की है, कल आजकल वो आईआईएम लखनऊ ने एक बहुत बड़ी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है कि किस तरीके से पिछले 5 सालों में अयोध्या और वाराणसी के इर्द गिर्द जो रिलीजियस इकोनॉमी बिल्ड हुई है, उसने कितना बड़ा टर्न अराउंड किया है, पूरे इलाके की इकोनॉमी बदल दी। तो अब जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बता रहे थे कि वो मेक इन यूपी में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उसके तहत लगभग 96 लाख एमएसएमईज का नेटवर्क खड़ा हो गया, में 3-4 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो योगी जी को एक अलग तरीके से अब प्रोजेक्ट किया जाएगा कि ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप के पुरोधा के रूप में इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे 2012 से 2014 के बीच, 2012 में मोदी जी को 2014 के लोकसभा चुनाव का चेहरा घोषित कर दिया गया था, पर मुझे लगता है कि अभी चेहरा तो नहीं घोषित किए जा रहे हैं तुरंत, परंतु योगी जी की तैयारी ठीक उसी तर्ज पे शुरू कर दी गई है जैसे मोदी जी की 2011-12 के आसपास शुरू हुई थी। 2012 में तो उन्हें बाकायदा चेहरा दिखा। अच्छा, इससे आप अब सोचने वाली बात यह कि क्या इसका फायदा होगा कुछ? देखिए, योगी जी भी 10 साल हो गए उनको यूपी में, 10 साल में ठीक ठाक एंटी इनकम्बेंसी एक आ जाती है, पर योगी के खिलाफ यूपी में किसी किस्म की कोई एंटी इनकम्बेंसी अभी तक दिखाई नहीं दे रही। अगर योगी को चर्चाओं में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भविष्य का पीएम खाली चर्चाओं में ले आया जाता है, तो यूपी में एक अलग किस्म का माहौल बनेगा। अच्छा, यूपी की जनता नहीं, पूरे देश की जनता तो वैसे भी जानती है कि योगी जी को अल्टीमेटली तो दिल्ली आना है। कब आना है, पब्लिक को कोई जल्दी नहीं है। हमें देखिए, किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है, ना हमें कोई जल्दीबाजी है, परंतु जब सरकार के खिलाफ 10-10 और 15-15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है ना, चाहे वो 2-3% की ही क्यों ना हो, भाई इस सच्चाई से आप आंख नहीं मूंद कर सकते कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। होती तो प्रो इनकम्बेंसी भी है। हाँ, बिल्कुल होती है, प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। हो सकता है योगी जी के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी आ जाए, बहुत संभव है, या एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दे। राजनीतिक कौशल से हरियाणा में हम देख चुके हैं, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी थी, हाँ, परंतु चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव अभियान में एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया कि नहीं नहीं नहीं, इस सरकार को अगर हमने हटा दिया तो जो नई सरकार आएगी वो बहुत खतरनाक होगी। एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई। लेकिन नहीं, तो आप ये इशारा कर रहे हैं कि जो मोहन भागवत से मीटिंग हुई उसको लेकर आप इशारा कर रहे हैं दरअसल।
क्या बिल्कुल मोहन बिल्कुल भागवत से बिल्कुल। जो मीटिंग हुई और एक वरदस्त मिला या कहा जाए कि विजयी भव, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, क्या अब मोदी के बाद योगी? उतना ही नहीं, मुझे लगता है कि उस मीटिंग में ये चर्चा मोहन भागवत जी ने ये जरूर की होगी कि अब आप 2027 के यूपी जीतने के साथ साथ दिल्ली जाने के लिए ये तैयारी प्रारंभ कीजिए। उसमें सबसे बड़ी तैयारी नंबर 1, अंतर इकोनॉमिक, देश की इकोनॉमी को समझना नंबर 1। भाई प्रधानमंत्री को तो देश की इकोनॉमी भी चलानी होती है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी और देश की जटिलताएं, इंटरनल सिक्योरिटी और जो विविधताएं हैं देश की, उनको समझना। तो जिसको एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करना है, उसकी तैयारी तो 2-3 साल करानी पड़ेगी ना। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो सिंगापुर और जापान दौरा है, ये एक नई शुरुआत है योगी जी के लिए, जिसमें योगी जी यूपी के लिए इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, राष्ट्र नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे जटिल विषयों पर भी इनकी ट्रेनिंग अब प्रारंभ हो रही है, इनकी तैयारी शुरू हो रही है। और मैं ये मानता हूं कि अब योगी जी को दिल्ली पहुंचाने वाली जो रनअप होता है ना सर, एक लंबा प्रोसेस होता है जो इसमें 3-4 साल लगते हैं, वो शुरू हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, मैं इसे दूसरे तरीके से भी अगर इसे देखूं और बोलूं तो मुझे लगता है गुजरात में 28 सीटें हैं लोकसभा की, शायद शायद गुजरात में 28 सीटें हैं, 28 की 38 हैं, थोड़ा उसमें कंफ्यूज हूं। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। मोदी जी ने जब लगातार गुजरात जीत कर दिया और हैट्रिक लगाई, हैट्रिक के बाद भी पूरे गुजरात का पूरा मॉडल कर दिया। और गुजरात में सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा था, गुजरात यानी कि मोदी, गुजरात यानी कि मोदी। और उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात से पूरे गुजरात का कायाकल्प भी किया और एक मेक इन गुजरात एक ब्रांड तैयार किया। 2013 और 14 की आप बात कर रहे हैं। इस तरीके से अब उत्तर प्रदेश को योगी के नाम से जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर अगर देश के सबसे सर्वोत्तम जीडीपी वाले राज्यों की श्रेणी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। एक उत्तर प्रदेश का मॉडल देखा जा रहा है कि हर एक जिले में एक खास प्रोडक्ट, एवरी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसकी हम लोग बात करते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ भी उसी मॉडल, या फिर कहा जाए कि पहले आप अपने स्टेट को बीमारी राज्यों से निकालिए, फिर स्टेट का एक मॉड्यूल बनाइए, पूरे स्टेट में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उद्योगपतियों को बुलाइए, इन्वेस्ट कराइए। तो क्या इन सारी चीजों में योगी भी, आपका कहने का मतलब है कि बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अडंगा एक है, ये बात मैं मान लेता हूं, लेकिन बड़ा अडंगा ये है कि गुजरात में विपक्ष जो है वो इतना इतना दिक्कत नहीं था, और गुजराती जो है वो ज्यादातर बिजनेस माइंडेड होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जातिवाद हावी रहा है, हावी है और हावी हावी रहेगा। और विपक्ष उत्तर प्रदेश में मजबूत है, मायावती भी कहा जाए तो अच्छा खासा उनके पास वोट बैंक है, और टोटी चोर के पास तो वोट बैंक है ही। तो क्या ये इतना इजी है योगी आदित्यनाथ के लिए, केक वॉक है क्या, आपको लग रहा है क्या? केक वॉक तो मैं नहीं कहूंगा, पर मुश्किल भी नहीं है। योगी आदित्य के लिए तीसरा टर्म जीत लेना मुझे कतई मुश्किल ही नजर आ रहा है। और अभी तो चुनाव की सरगर्मियां शुरू नहीं हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहन जी का जो अभी का जो पूरे क्रियाकलाप हैं और वो जिस तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव दिखाई दे रही हैं, बहन जी अगला चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ने जा रही हैं। और उसमें अगर 2-3% वोट शिफ्ट हुआ, अगर अखिलेश का 3% वोट भी शिफ्ट होके
बहन जी की तरफ गया तो अखिलेश बड़ी भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। और इसके अलावा मुसलमान का वोट तो डवाडोल है ही। जिस तरीके से बिहार में और महाराष्ट्र में मुसलमानों ने जिस प्रकार से वोट किया है, वो अब उसमें चैलेंज सिर्फ इतना है कि यूजीसी गाइडलाइंस की वजह से जो सवर्णों में नाराजगी है, आई होप कि इट डज नॉट ट्रांसलेट्स इनटू एनी अनरेस्ट टुवर्ड्स बीजेपी। वो हालांकि योगी जी उसको टैकल कर लेंगे और योगी जी से कोई नाराजगी है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी को 2027 जीतने में कोई दिक्कत होगी। और यदि मोदी जी को अगले पीएम के रूप में फॉर्मली औपचारिक रूप से घोषित न भी किया जाए, तो भी यदि सिर्फ चर्चा भी चल पड़ती है, उसमें भी योगी की इमेज जो है वो एनहांस हो जाएगी और उनके लिए यूपी आसान हो जाएगा। आपको याद होगा गुजरात में भी जब चुनाव लड़ा था, अंतिम चुनाव अपना गुजरात में जब लड़ा था मोदी जी ने, तो उस वक्त पूरी चर्चा चल रही थी कि इस चुनाव को जीतने के 1-1.5-2 साल के बाद 2014 में मोदी जी दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए भी कि हमारा बेटा गुजरात का बेटा दिल्ली जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है सर जनता के लिए। तो यदि योगी जी दिल्ली आ रहे हैं, ये खाली खबर भी चल जाएगी, इतना ही पर्याप्त है योगी को उत्तर प्रदेश का चुनाव जिताने के लिए। क्योंकि योगी जी को दिल्ली जाना है 29 में, इसलिए योगी को एकदम प्रचंड बहुमत से 27 जिताओ। उत्तर प्रदेश की जनता अगर इतना भी ठान लेगी तो कोई बड़ा बहुत मुश्किल नहीं मानता हूं मैं। और देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ बहुत बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इस साल 2026 में कंप्लीट होने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेवर एयरपोर्ट 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगा, पहली फ्लाइट उड़नी शुरू हो जाएगी 2026 के अंदर अंदर। 2026 के अंदर अंदर गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। वो तो ऑलमोस्ट तैयार है, वो तो कभी भी हो सकता है। अभी कल मेरठ में जो रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है मेरठ से दिल्ली वाला, मात्र 25-30 मिनट में जो है वो अब मेरठ से दिल्ली आ जाएगी गाड़ियां हैं। ऐसे ही और बहुत सारे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज और रोड्स कंप्लीट हो रहे हैं यूपी में। गंगा एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त लखनऊ कानपुर रोड है, इसके अलावा 2-3 और बाईपासेस हैं, 4 लेन्स हैं, 6 लेन्स हैं, वो सब ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। तो चुनाव से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बूम आएगा यूपी में। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। जैसे पिछले 2-3 महीने में ब्रह्मोस का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, उसी तरह अशोका लेलैंड की एक कंपनी का एक प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है लखनऊ में, जहां वो स्कूटर्स की एक कंपनी नहीं होती थी पुरानी, यूपी गवर्नमेंट की एक स्कूटर कंपनी होती, चेतक या जो ऐसे बनता था, शायद लम्ब्रेटा या वेस्पा बनता था वहां पे वो अशोका लेलैंड की गाड़ियां, बसेस बन रही हैं, सीएनजी बसेस है शायद। तो इस प्रकार के बहुत सी यूनिट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल यूपी में बन चुका है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का माहौल पहले से ही बना हुआ है। तो ये सारा जो योगी जी की ब्रांडिंग है, वो एक इंटरनेशनल नेता के रूप में, राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में, वो जो कि सिंगापुर से और जापान से बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है प्रदेश में, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, इंडस्ट्रियल हब्स बना रहा है। सभी एक्सप्रेसवेज के किनारे 500-500 एकड़ की जो है वो टाउनशिप्स एक्वायर कर ली गई है जमीन उनके लिए। सभी जितने भी एक्सप्रेसवेज और बड़े रोड प्रोजेक्ट्स हैं, 4 लेन 6 लेन है, सबके किनारे। तो अगले 3 साल तक योगी जी अपनी जो है एक राष्ट्र निर्माता की जो छवि है ना, एक
बड़ा इकोनॉमिक हब बनाने की यूपी की के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। ये प्रोजेक्ट किया जाए। और दरअसल योगी के दौरे और योगी ने वहां क्या कमाया और खास तौर से योगी के दौरे की क्या चीजें हैं वो लगातार हम आप दर्शकों को बताते रहेंगे, लेकिन दर्शकों से अनुरोध है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही। हाँ, श्रीकांत जी, मुझे एक चीज और लगती है कि मुझे लगता है कि अभी जो योगी जी से जो सरसंघ चालक साहब की जो मुलाकात हुई है ना, उसमें उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम से भी बात हुई है, तो मुझे लगता है कि ये योगी जी और मोदी जी को लूप में लेके दोनों इसमें मोदी जी को भी जो है इस पूरी विमर्श में शामिल किया गया है, और जो मोदी और योगी की केमिस्ट्री दिखाई दी है आज मेरठ में, वो भी इशारा कर रही है, और इसके पीछे निश्चित रूप से संघ का हाथ है और मोदी जी की सहमति है, मेरा ये मानना है। जी जी, चलिए दर्शकों से अनुरोध है वीडियो आज को की लाइक चर्चा शेयर को चैनल को समाप्त सब्सक्राइब करते हैं। करें। जी, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे जय मातरम, श्री राम, नमस्कार। हर हर महादेव।